हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने धातु और अधातु के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज हम लोग धातु और अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के जो पाठ से प्रश्न हैं उसे पहले अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि एक धातु का उदाहरण दो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और एक धातु का नाम बताइए जो चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो हमने आपको सोडियम पोटासियम बताया था, तो आप एक कोई धातु बताओगे, सोडियम का नाम दोगे कि इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तीसरा इसमें है प्रश्न कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो बच्चों धातु में सबसे अच्छा ऊष्मा का जो चालक होता है वो सिल्वर होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का कुचालक कौन सा पदार्थ होता है। तो बच्चों ऊष्मा का कुचालक में अच्छा पदार्थ जो है लेड माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेड पीबी। इसके बाद दूसरा सवाल है कि मैलेबल और डक्टाइल का मतलब समझाए। तो बच्चों मैलेबल शब्द का मतलब होता है कि जिस पदार्थ को पीट कर हम पतली पतली सीट बना सकते हैं उस पदार्थ को मैलेबल या आघातवर्ध कहते हैं। ठीक है, और बच्चों डक्टाइल किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थ से पतले तार बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इस नेचर को, इस प्रवृत्ति को हम डक्टाइल या तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि सोडियम को केरोसिन में डुबो के हम क्यों रखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो है अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातु होता है और बहुत ही तेज़ी से ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज और ऊष्माक्षेपी होती है कि इसमें निकलने वाली हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, और गलती से लगने वाली आग को रोकने के लिए हम लोग सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ठीक है, तो जितने भी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं बच्चों उसे वो चूँकि एयर से अभिक्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है बहुत तेज़ी से, तो इससे बचाने के लिए ही हम लोग सोडियम या केरोसिन में इसे डुबो के रखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। जैसे पहला है आयरन और भाप के बीच। तो बच्चों आयरन और भाप के बीच जो अभिक्रिया होती है तो आयरन और वाटर मिलके जो है Fe3O4 बनाते हैं। ठीक है ना, आयरन के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। दूसरा सवाल है इसमें पानी और कैल्शियम और पोटासियम के बीच अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पानी और कैल्शियम के बीच अभिक्रिया लिखेंगे, इसके बाद पानी और पोटासियम के बीच अभिक्रिया लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि जब कैल्शियम वाटर से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब पोटासियम वाटर से अभिक्रिया करता है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पहले अभिक्रिया में आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है, दूसरी अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीट भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चार धातु के नमूने ABC D दिए गए हैं, इन्हें नीचे दिए गए विलयनों में एक एक करके डाला गया है, इससे निकलने वाले परिणाम भी आपको टेबल में लिखे गए हैं। देखिए बच्चों ये धातु है ABCD धातु, यहाँ पर बोल रहा है कि यह A धातु जो है आयरन सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि कॉपर सल्फेट से विस्थापन अभिक्रिया होता है। जिंक सल्फेट से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन अभिक्रिया होता है। धातु B जो है आयरन सल्फेट से विस्थापन अभिक्रिया करता है, कॉपर सल्फेट से विस्थापन अभिक्रिया करता है, जिंक सल्फेट से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है, और सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन अभिक्रिया करता है। धातु C आयरन सल्फेट से कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, कॉपर सल्फेट से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, ना ही जिंक सल्फेट और ना ही सिल्वर नाइट्रेट से कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। इसी प्रकार धातु D जो है आयरन सल्फेट से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, और जिंक सल्फेट के साथ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। हमने C के विषय में देखा था, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि धातु ABCD में धातु B हमें दिखाई दे रही है कि 3 बार विस्थापन अभिक्रिया दे रहा है और 1 बार विस्थापन अभिक्रिया नहीं दे रहा है। इसका मतलब सबसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो होगा इसमें B होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि A जो है में जो धातु हम लिए हैं वो 2 विलयन से कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है,
बाकी 2 में नहीं दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी से कम जो अभिक्रियाशील धातु है वो ए है। और आप देख रहे हो सी में एक बार विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब बी के बाद ए के बाद तीसरा नंबर पे सी है, ठीक है, जो ए से कम प्रतिक्रियाशील है। और डी देखा जाए तो ये सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए निम्न प्रश्न के उत्तर। तो यही कौन धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो हमने अभी जवाब दिया कि बी जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, उससे कम ए, ठीक है, उससे कम सी और सबसे कम जो है डी है। इस तरह से आप इसकी प्रतिक्रियाशीलता को घटते क्रम में भी दिखा सकते हैं, बी ए सी एन डी। अगला प्रश्न है बच्चों, जब किसी प्रतिक्रियाशील धातु पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो कौन सी गैस बनती है? आयरन और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की प्रतिक्रिया का समीकरण लिखो। तो बच्चों, जब किसी प्रतिक्रियाशील धातु पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया को हम लोग समीकरण के द्वारा दिखाए हैं नीचे, जैसे आप देख रहे हो, आयरन प्लस H2SO4 आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही हम अधिक प्रतिक्रियाशील धातु, जैसे कि आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना, यह कह सकते हैं इस प्रतिक्रियाशील धातु में जैसे ही हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो कौन सी गैस बनती है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन गैस बनती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। ये जो समीकरण है बच्चों वो सल्फ्यूरिक एसिड का, हमसे पूछा भी जा रहा है कि आयरन और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया का समीकरण बताए। अगला प्रश्न है, जब आयरन सल्फेट, आयरन सेकेंड, ठीक है ना, आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में जिंक डाला जाता है तो क्या होता है, इस प्रतिक्रिया का समीकरण बताए। तो बच्चों, जब आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में जिंक डालते हैं तो आयरन सल्फेट का हरा रंग जो है गायब हो जाता है, ठीक है, पहले से जो इसका हरा रंग है वो गायब हो जाता है, और इस प्रतिक्रिया में जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है। देख रहे हैं ऐसा इसलिए होता है कि जिंक यहाँ पे आयरन से जो है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर को दिखाते हुए Na2O सोडियम ऑक्साइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया को दर्शाए। तो बच्चों, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 माइनस आयन देते हैं, जबकि सोडियम जो है Na प्लस आयन देते हैं। बच्चों, होता क्या इस अभिक्रिया में, इसमें एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, सोडियम के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकालता है, इसके लिए इसे एक आयनाइजेशन एनर्जी से खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और फिर एनर्जी खर्च करके यह उसी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गेन करता है। तो बच्चों, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, और चूंकि ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का अवकरण होता है, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो सोडियम के चार्ज और ऑक्सीजन के आयन, ये दोनों के आयन जो है आपस में फिर से एक एनर्जी के माध्यम से आपस में जुड़कर Na2O बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी सबसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आयन डेवलप होते हैं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जब आयन डेवलप होते हैं तो वो एक खास एनर्जी के वजह से आपस में जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बच्चों हायर क्लास में जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी के विषय में समझेंगे। उस समय और अच्छे से हमें समझ में आएगी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बने होते हैं, वो किस तरह से आपस में बंधे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आगे अगला सवाल है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट उच्च क्यों होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक बहुत ही मजबूत आकर्षण बल होता है, जिस वजह से आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें परिभाषा लिखना है खनिज अयस्क और गैंग का। बच्चों, खनिज क्या होता है, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं जिसे किसी केमिकल फार्मूला द्वारा लिखा जा सकता है, जो अकार्बनिक होता है तथा जिसकी क्रिस्टल जैसी संरचना होती है और जो पत्थरों से अलग होता है, वो खनिज कहलाता है। और बच्चों, इसी खनिज में
वैसे खनिज जो हम जिससे हम कोई फ़ायदेमंद धातु को निकाल सकते हैं बच्चों, हम उसे अयस्क कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक परिभाषा भी बताऊंगा मेटलर्जी का, धातु कर्म का। तो बच्चों, अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम धातु कर्म भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगला जो है बाबू, डेफिनेशन गैंग के विषय में हमें लिखना है। तो बच्चों, अयस्क में जो मौजूद अशुद्धियाँ होती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जो अशुद्धियाँ होती है उसे ही हम गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि किसी दो धातु का नाम बताओ जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड और सिल्वर जो है, ठीक है, यह जो है प्रकृति में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मिलती है। अगला प्रश्न है कि किसी ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल होती है। तो बच्चों, अवकरण। ठीक है ना, ऑक्साइड से याद रखेंगे, किसी भी ऑक्साइड के, मेटल के ऑक्साइड को अगर हम अवकरण कर दे, रिडक्शन कर दे, तो हम वहाँ से मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के ऑक्साइड को जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, इनमें किस किस के साथ विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, जिंक और कॉपर की तुलना में मैग्नीशियम जो होता है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, अन्य ऑक्साइड से जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देगा। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड से जिंक कॉपर को विस्थापित करेगा। ठीक है, फिर है किस धातु का कोरोजन आसानी से नहीं होता है। तो बच्चों, अल्मुनियम और जिंक का जो है कोरोजन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न कि मिश्र धातु से क्या समझते हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक धातु या एक धातु या एक अधातु के होमोजेनस मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब जो है एनसीईआरटी से अभ्यास प्रश्न होंगे। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें किस जोड़े से विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो बच्चों, यहाँ पे NaCl विलयन और कॉपर दिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और कॉपर कम प्रतिक्रियाशील है। तो बच्चों, यहाँ पे कॉपर जो है NaCl के विलयन में से Na को विस्थापित नहीं करेगा। इसी तरह MgCl2 विलयन और कॉपर में भी देखिए, Mg जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर जो है Mg को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसी तरह आयरन सल्फेट और सिल्वर तो बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील है, तो ये तो किसी भी कीमत पे भी जो है आयरन सल्फेट से आयरन को नहीं हटा सकता है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर से जब अभिक्रिया होगी तो कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अतः कॉपर जो है AgNO3 से Ag को विस्थापित कर सकता है। तो अतः आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस विधि से लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाया जा सकता है। तो बच्चों, गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको मेथड बताया था, जिंक की परत चढ़ाकर हम लोग जो है लोहे की कढ़ाई को जंग से बचा सकते हैं। तो अन्य विधि भी जंग को रोकने में कारगर होती है, लेकिन उनमें से कोई भी खाना पकाने के बर्तन के लिए बच्चों उपयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अत्यधिक होता है, यह कंपाउंड पानी में घुलनशील है, यह कौन सा तत्व हो सकता है। तो बच्चों, ये कैल्शियम है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम जो है आसानी से ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और आयरन उतनी आसानी से ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। दोनों ही धातु है, इसीलिए ऑक्सीजन से मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, अतः आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह अत्यधिक होता है। ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा कि एक ऐसे तत्व जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अत्यधिक होता है, तो हम लोग आयनिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसमें कैल्शियम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूड केन को जिंक के बजाय टीन से क्यों कोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कि क्या जिंक टीन से महंगा होता है, क्या जिंक का मेल्टिंग पॉइंट टीन से अधिक होता है, या टीन की तुलना में जिंक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है और टीन की तुलना में जिंक कम प्रतिक्रियाशील होता है। तो बच्चों, टीन की तुलना में जो होता है जिंक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, अतः हम फूड कैन को जिंक के बजाय टीन से कोटिंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको एक हथौड़ी, एक बैटरी, एक बल्ब, तार और एक स्विच दिया गया है धातु, और इसमें प्रश्न है पहला कि धातु और अधातु के नमूनों को इन चीज़ों की सहायता से आप कैसे अलग करेंगे। तो बच्चों, हथौड़ी से किसी पदार्थ के कठोर या भंगुर होने की जांच की जाती है। अन्य चीज़ों के इस्तेमाल से पता किया जा सकता है कि दिया गया पदार्थ विद्युत का सुचालक है अथवा कुचालक। ठीक है, और दूसरा इसमें प्रश्न है, धातु और अधातु में अंतर पता करने के लिए इन चीज़ों की सार्थकता क्या है।
तो बच्चों हथौड़ी का इस्तेमाल बहुत आसान होता है, लेकिन इससे किसी चीज़ के टूटने का खतरा भी रहता है। ठीक है, अतः विद्युत की सुचालकता को जांचना अत्यधिक सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल और क्षारक दोनों की तरह गुण दिखाते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को ही हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप याद रखोगे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब प्रश्न है कि दो ऐसी धातु का नाम बताओ जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, और दो ऐसी धातु का नाम बताओ जो ऐसा नहीं कर सकता है। तो बच्चों सोडियम और जिंक जो है तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, जबकि कॉपर और गोल्ड ऐसा नहीं करेगा। हमने ऐसा आंसर क्यों सोचा, क्योंकि हमने देखा कि इससे जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित, तो हाइड्रोजन से जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु हम देखेंगे तो सीरीज के ऊपर जो है सोडियम जिंक ये सब जो है इससे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है। अतः हमने कहा कि सोडियम और जिंक जो है तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे है क्रियाशील सीरीज में, ठीक है ना, उसमें कॉपर और गोल्ड है जो कि ऐसा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है किसी धातु M की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के लिए किन पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों अशुद्ध धातु M को हम एनोड की तरह यूज़ करेंगे और शुद्ध धातु M की एक पतली पट्टी को कैथोड की तरह यूज करेंगे। उसी धातु के साल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करेंगे। तो बच्चों अशुद्ध धातु M को एनोड की तरह इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, और शुद्ध धातु M की पतली पट्टी को हम कैथोड पे करते हैं ताकि वो जो जितने भी अशुद्ध धातु में जो धातु है वो निकल के कहाँ चली जाती है, कैथोड की पतली पट्टी पर चली जाती है और वहाँ पर जमा होते चली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रत्युष ने सल्फर पाउडर को एक स्पेचुला पर लेके गर्म किया, इस प्रतिक्रिया में निकलने वाली गैस को उसने एक टेस्ट ट्यूब में जमा किया। ठीक है, अब प्रश्न है कि इस गैस का शुष्क लिटमस पेपर और आर्द्र लिटमस पेपर पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों शुष्क लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि शुष्क लिटमस पेपर जो है किसी तरह के आयंस जो है रिलीज नहीं करते हैं, जबकि आर्द्र लिटमस पेपर का नीला रंग बदलकर लाल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सल्फर का ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और अपनी अम्लीय प्रवृत्ति को पानी की उपस्थिति में वो प्रदर्शित करता है। इस प्रक्रिया में होने वाली प्रतिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखो। तो बच्चों यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन से भी क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है जंग की रोकथाम के लिए दो उपाय बताओ। तो बच्चों पेंट लगाने और गैल्वेनाइजेशन करने से जंग को रोका जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो याद रखेंगे वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, धातु जब ऑक्साइड बनाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अधातु जब है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वह एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है कारण बताना है कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर का इस्तेमाल जेवर बनाने में क्यों होता है। तो बच्चों प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर जो होता है सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु माना जाता है, इसलिए इनकी चमक जो है वर्षों तक बरकरार रहती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है जेवर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम, पोटासियम और लिथियम को तेल में रखा जाता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये धातु बहुत ही अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है और बड़ी ही आसानी से ऑक्सीजन से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं। एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इस दौरान आग पकड़ सकती है, अतः इससे बचने के लिए इन धातुओं को हम तेल में रखते हैं ताकि गलती से आग ना लगे। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका इस्तेमाल पकाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। तो बच्चों एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, इस परत से एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण रुक जाता है, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होने के बावजूद एल्युमिनियम का इस्तेमाल पकाने के बर्तन में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इस पर ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीकरण रुक जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होने के बावजूद भी हम इसका उपयोग जो है खाना बनाने में करते हैं। धातु के निष्कर्षण के दौरान कार्बोनेट और सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो मैं बता दूं कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड से धातु निकालना अत्यधिक आसान होता है, इसीलिए धातु के निष्कर्षण के दौरान कार्बोनेट और सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में बदला जाता है, क्योंकि इसका इजीली हम लोग क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपने
गंदे पड़े तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से सफाई होते देखा होगा। आपको समझाना है कि ये खट्टी चीज़ें किस तरह से बर्तन को साफ करने में कारगर होती है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाता है, और गंदे पड़े हुए तांबे के बर्तन पे जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की परत जम जाती है और जैसे ही हम इससे एसिड लगाते हैं तो उस बर्तनों की क्या होती है, सफाई हो जाती है। अतः हम जानते हैं कि नींबू और इमली के रस में क्या होता है, एसिड होता है, जो कि साफ करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ हमने देखा ना कि एसिड लगाने से बर्तनों की सफाई होती है, और नींबू इमली हम लगा रहे हैं, इसका मतलब नींबू और इमली में क्या है, उसके रस में एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो तांबे के पड़े हुए जितने गंदे बर्तन हैं उस पर जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की परत होती है उसको आसानी से ये हटा देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में हमें अंतर बताना है। बच्चों, धातु जब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, जबकि अधातु जब ऑक्सीजन होगा यहाँ, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातु पानी के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है, जबकि अधातु जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया जो है नहीं करती है। धातु आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और अधातु भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर अधातु लिखेंगे, अधातु भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि धातु और अधातु मिलकर जो है आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर गया, उसने बताया कि वह सोने के पुराने जेवर में नई जैसी चमक ला देगा। एक सीधी सादी महिला ने उसे सोने की चूड़ियाँ दी जिन्हें उसने किसी खास द्रव्य में डुबाया। चूड़ियाँ बिल्कुल नई चूड़ियों की तरह चमकने लगी, लेकिन उनका वजन कम हो गया, जिससे वो महिला काफ़ी उदास हो गई। उस आदमी से बहस लड़ना भी बेकार साबित हुआ। क्या आप जासूस बनकर उस द्रव्य के बारे में बता सकते हैं? तो बच्चों, हम जानते हैं, एक मैंने आपको सोल्यूशन बताया था एक्वारेजिया। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात 3:1 होता है, जिसमें 1 मोल अगर नाइट्रिक एसिड है तो 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बच्चों, ये मिश्रण इतना प्रबल होता है ना कि सोना, चांदी या प्लेटिनम इसको अपने में ना घुलाने की बहुत क्षमता रखता है। तो वो जो आदमी ने सोने की चूड़ियों को एक्वारेजिया में डाला तो क्या हुआ, इस प्रक्रिया में सोना जो है वो एक्वारेजिया में कुछ मात्रा में घुल गया। अब घुलने के वजह से क्या हो गया कि चूड़ियों का वजन कम हो गया। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न यही हुआ कि इसकी प्रतिक्रियाशीलता जो है एक्वारेजिया का बहुत ज़्यादा है, और वह उस वजह से सोने का कुछ पार्ट जो है अपने सॉल्यूशन में घुला लिया, जिस वजह से उस चूड़ी की वजन जो है पहले की अपेक्षा कम हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, गर्म पानी की टंकी बनाने के लिए स्टील की जगह हम लोग कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो बच्चों, आयरन भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है, जबकि कॉपर पानी के साथ किसी भी तापमान पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। गर्म पानी की टंकी में अगर हम स्टील इस्तेमाल करने से टंकी में स्टील इस्तेमाल करने से वो भाप से प्रतिक्रिया करेगा और समय बीतने के साथ स्टील का कोरोजन हो जाएगा, लेकिन कॉपर को भाप से कोई नुकसान नहीं होता। अतः गर्म पानी की टंकी बनाने के लिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि आयरन जो है भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है और कॉपर पानी के साथ किसी भी तापमान पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। और गर्म पानी की टंकी में स्टील इस्तेमाल करने पर वो भाप से प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है ना, और समय बीतने के साथ स्टील का क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। लेकिन कॉपर को भाप से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए गर्म पानी की टंकी बनाने के लिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोगों का कार्बन और उसके यौगिक होंगे। केमिस्ट्री का ये 4th चैप्टर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।